नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में स्वागत है। आज हम एक बार ही दिलचस्प सफ़र तय करने वाले हैं, एक ऐसी भाषा को समझने का जो आज की कई मॉडर्न लैंग्वेजेस की बुनियाद है। तो आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये सब के लिए है, चाहे कोई प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नया हो या फिर बस अपनी जानकारी को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहता हो। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई कंप्यूटर से बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम सी की कहानी सुनेंगे कि ये कहाँ से आई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लिखा हुआ कोड असल में काम कैसे करता है। फिर हम इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और आखिर में कुछ मज़ेदार सवालों के साथ अपनी समझ को टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कंप्यूटर से बात करना। अब देखिए, सी की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करना ज़रूरी है। सवाल ये है कि इंसान मशीनों से आखिर बात करते कैसे हैं? यही वो असल प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए सी जैसी सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं बनाई गईं। मतलब असल में ये इंसानी सोच और मशीन के काम करने के तरीके के बीच जो एक गैप है ना, उसको भरने जैसा है। इस तस्वीर को देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है, एक इंसान और एक मशीन के बीच। हम अपनी भाषा में, जिससे हम समझ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और फिर उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया तुलना की गई है। सोचिए, प्रोग्रामिंग करना ना काफी हद तक एक नई भाषा सीखने जैसा है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स फॉलो करते हैं ताकि हमारी बात समझी जा सके, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शन समझने के लिए कोड को भी कुछ खास नियमों और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों है। तो अब ज़रा सी की कहानी में उतरते हैं। ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज आखिर आई कहाँ से? इसका इतिहास जब हम समझेंगे ना, तो इसकी डिज़ाइन और इसकी ताकत को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है सी के बनाने वाले महान डेनिस रिची से, और इसकी पैदाइश की जगह AT&T के बेल लैब से। साल था 1972, जब इनोवेशन के सेंटर ने एक ऐसी भाषा बनाई जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि सी कोई अचानक से नहीं आ गई। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। बी जैसी पुरानी लैंग्वेजेस से ये विकसित हुई और फिर दशकों तक इसे लगातार स्टैंडर्डाइज और बेहतर किया गया। तब जाकर हम इसके आज के मॉडर्न वर्जन तक पहुंचे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सी को शुरू में एक बहुत ही खास और पावरफुल मकसद के लिए बनाया गया था, और वो था सिस्टम प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर लिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और असल में इसका इस्तेमाल भी हुआ। 1973 में मशहूर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था। तो क्यों और किसने तो हम जान गए, पर कैसे? मतलब ये जो हम कोड टाइप करते हैं, या आखिर कंप्यूटर से कोई काम करवाता कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। किसी भी आइडिया से लेकर एक चलते हुए प्रोग्राम तक का जो सफ़र है, वो इन 3 मेन स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले प्रोग्राम लिखा जाता है, फिर उसे कंपाइल किया जाता है और आखिर में उसे चलाया यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, एक इंसान हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखता है, मतलब ऐसी भाषा में जिसे हम पढ़ सकते हैं। फिर कंपाइलर नाम का एक स्पेशल प्रोग्राम आता है जो इस कोड को मशीन कोड में यानी ज़ीरोज़ और वंस में बदल देता है। यही वो भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है और फिर मशीन उसे चलाकर हमें आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आते हैं। आखिर वो कौन से टुकड़े हैं जिनसे मिलकर कोई भी सी प्रोग्राम बनता है? सबसे पहले आते हैं प्राइमरी या इनबिल्ट टाइप्स। इनको आप भाषा के एटम की तरह समझ सकते हैं। सबसे बुनियादी टुकड़े ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर्स के लिए इंट, अक्षरों के लिए चार और डेसिमल वाले नंबर्स के लिए फ्लोट। इसके बाद आते हैं डिराइव्ड टाइप्स। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स संरचनाएं होती हैं जो इन्हीं प्राइमरी टाइप्स को मिलाकर बनती हैं। मिसाल के तौर पर एक एरे एक ही टाइप की कई चीज़ों का कलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए नंबर्स की एक लिस्ट। और आखिर में आते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स, और यहीं पर सी लैंग्वेज असली पावर और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। ये प्रोग्रामर्स को आज़ादी देती है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने खुद के डेटा टाइप्स बना सके। ये चार्ट इन तीनों कैटेगरीज को एक साथ दिखाता है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इंट
और 4 जैसे प्राइमरी टाइप्स बाकी के डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करते हैं। तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं तो चलिए अब थोड़ा मजा किया जाए और इस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। जरा इस कोड को देखिए। सवाल सिंपल है, ये स्क्रीन पर कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करेगा? चाहे तो यहाँ एक पल रुककर इसके बारे में सोच सकते हैं। और इसका जवाब है W। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप ओवरफ्लो को हैंडल करते हैं। मतलब जब वैल्यू अपनी मैक्सिमम लिमिट जैसे Z से आगे जाती है तो वो घूमकर वापस शुरू में यानी A पर आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद 1 बजता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये कोड कौन से नंबर्स प्रिंट करेगा? ध्यान से देखिए, पहली वाली संख्या के आगे एक 0 लगा है और यही सबसे जरूरी हिंट है जो सब कुछ बदल देता है। तो इसका राज ये है कि सी लैंग्वेज में किसी नंबर के आगे 0 लगाने का मतलब होता है कि वो एक ऑक्टल नंबर है, यानी बेस 8 नंबर। तो हम तो बेस 10 में सोचते हैं, लेकिन कंपाइलर 065 को ऑक्टल की तरह देखता है, जिसकी वैल्यू डेसिमल में 53 होती है। इसीलिए आउटपुट आएगा 53 और 65। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो थोड़ा थ्योरेटिकल है। ये असल में डेटा स्टोरेज की लिमिट्स के बारे में हमारी समझ को टेस्ट करता है। मतलब एक कंप्यूटर कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, उसकी फिजिकल लिमिट्स क्या हैं। तो 1972 में बनने से लेकर आज तक सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सी एक बुनियाद है तो हमने इसके ऊपर आज कौन सी मॉडर्न इमारतें खड़ी की हैं? इसका जवाब है C++, जावा और पाइथन जैसी न जाने कितनी भाषाएं और टेक्नोलॉजीज जो आज भी सी की रखी हुई इसी मजबूत नींव पर खड़ी हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।